नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जी हाँ, भगवद गीता को एनसीईआरटी के कक्षा 6 और 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसा बताया गया है लोकसभा में हमारे शिक्षा मंत्री के लिखित उत्तर में। तो भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए, और भगवद गीता को यदि हम सम्मिलित कर लेते हैं पाठ्यक्रमों में तो उसका क्या अर्थ निकलता है? सबसे अधिक और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह निकलता है कि भारतीय शिक्षा के कार्यक्रम में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका समावेश हो गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के अभाव में हम पूरी तरह से अपने आप को वेस्टर्न लेंस से देख रहे थे। यानी कि वेस्टर्न लेंस क्या कहते हैं, जिसको हम इंडोलॉजी बोलते हैं। जो इंडोलॉजी वाले हैं वो भारत को कैसे देखते हैं? वो भारत को देखते हैं कि साहब कि ये जो है ये एक बहुत ही पिछड़ी हुई, एक रूढ़िवादी और एक जिसको हम कह सकते हैं कि अंधविश्वासी और अवैज्ञानिक सभ्यता है। ये है पश्चिम का हमारे बारे में विचार है, उनकी ये धारणा है। इसी प्रकार से वो हमको देखते हैं और यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको लगातार दिखाई पड़ती हैं। जब भी हमारे बारे में बात होती है तो आप देखेंगे कि हमारे इतिहास में भी हमारी जो है हिस्ट्री ऑफ डिफीट्स बताई जाएगी। हमारे समाजशास्त्र में उनको जो है जाति की बुराइयों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा और उसमें जो है झूठ बताए जाएंगे। हमारे जितने भी परंपरा में जो कुछ भी आया है उसको नकार दिया जाएगा और उसको एक बिल्कुल ही इस तरह से दिखाया जाएगा कि जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, कि जैसे हमें केवल अपनी परंपरा से शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन भगवद गीता जो है वह ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं 4 डायमेंशनल है। पश्चिम की जो भी ज्ञान परंपरा है वो केवल 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल भी नहीं, अधिकतर तो वो 2 डायमेंशनल है। और 2 डायमेंशनल में उसमें माई सेल्फ एंड अदर, जो अदरिंग की परंपरा है, जिसमें सदैव उनको एक कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना होता है। उनको समाज में, चाहे इतिहास में, जो भी इतिहास भी लिखा जाएगा तो भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। समाज में भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, समाज का एवोल्यूशन भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट है। सब चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट से और ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड, ये इसी लेंस से सब चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन जब भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवद गीता में जो बताया गया है, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, और अर्जुन को वह उपदेश दिया गया है वो ज्ञान का उपदेश है। आप भगवद गीता जब आरंभ करेंगे तो उसमें सबसे पहले द्वंद्व आता है। उसमें अर्जुन जो है वो अपने मानसिक द्वंद्व में है, और पूरा का पूरा जो भगवद गीता का जो मार्ग है वो उसमें 4 योग बताए गए हैं। 4 योग जो स्वामी विवेकानंद की, यदि आप उनकी पद्धति से चले तो जिनको हम बोलते हैं कि ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग और भक्ति योग, 4 योग उसमें आए हैं। लेकिन उसमें सांख्य योग नाम से आरंभ होता है 2य अध्याय, और बहुत सांख्य योग पराविद्या जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आरंभ होकर जो पूरा जो द्वंद्वात्मक एक विश्व है, जो पूरा एक द्वंद्वात्मक एक धारणा है, उसको दूर करके और उसको सर्वसमावेशी परिप्रेक्ष्य में लाकर भगवान अर्जुन का द्वंद्व समाप्त करते हैं। तो इसलिए जब भगवद गीता पढ़ाई जाएगी तब लोगों की समझ में आएगा कि ये जो सारा का सारा हमारे को पढ़ाया गया है, एक डिफीटिस्ट आइडियोलॉजी जो बताई गई है हमको, और जिसको गांधी जैसे लोगों ने भगवद गीता के माध्यम से ये बता दिया कि साहब कि अहिंसा परमो धर्मः, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। भगवद गीता तो हमें यह बताती है कि आपको शत्रुबोध आवश्यक है। आप सारा काम जो है वो केवल ध्यान के आधार से नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ध्यान के आधार से करना होता तो अर्जुन तो ध्यान ही लगाना चाहता था ना, तो अर्जुन को भगवान ध्यान लगाने देते। अर्जुन को भगवान ने ध्यान से निकाल कर और कर्म में उसको प्रवृत्त किया। फिर भगवान को स्वयं कंस का वध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? यदि ध्यान मार्ग से ही सब कुछ हो जाता, तो अहिंसा से ही सब कुछ हो जाता, तो फिर
दुर्योधन के सामने अर्जुन को खड़ा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? कंस के सामने भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता? रावण के सामने भगवान राम को युद्ध करने क्यों जाना पड़ता? फिर तो दुशासन और शिशुपाल का भी वध करने की आवश्यकता क्यों रहती? तो इसलिए भगवद गीता का यदि पठन पाठन आरंभ होता है तो मुझे यह लगता है कि इस भारतीय भूमि के लिए और सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व के लिए ये अत्यंत शुभ समाचार है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए और यह भी हमें, मेरे विचार से ये विश्वास रखना चाहिए या हमें आशा करनी चाहिए कि यह केवल एक आरंभ है और धीरे धीरे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से जो पुस्तकें लिखी हैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी की संपादकीय में, वो संपादक हैं उसके, तो प्रोफेसर कपिल कपूर इत्यादि, प्रोफेसर जगबीर सिंह हैं उसमें, और इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से जो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और जो ऑप्शनल अभी तक बनाई गई हैं, उनका आधार लेते हुए ये पूरा का पूरा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो 6ठी से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, ऐसी आशा हमें करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।